हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस में ये है कि हमारे पास ये प्रोजेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये है बड़ा सिंपल सा और आप पहले से जानते हैं। आप पहले जानते हैं कि आपको उसको वेक्टर ए हो और आपने उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में डिकम्पोज करना हो, आप कैसे करते हैं ना। और उसमें आप क्या करते होते हैं, आप वेक्टर से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उससे आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है उसे कंपोनेंट आ जाता है, और फिर आप वो जो परपेंडिकुलर बनाता है वो आपके पास वाई कंपोनेंट बन जाता है। लेकिन उसमें ये होता है कि मसलन आप ऐसे समझ लें, ये आपके पास ये है और ये आपने एक वेक्टर बना लिया यहाँ से यहाँ तक। ये अब अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस वेक्टर से एक्स एक्सिस पर, ये तो ये जो वेक्टर बना है ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, इसकी आप लेंथ लेंगे तो वो इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट होगा। और अगर आप इसकी डायरेक्शन भी साथ ले लें तो ये इस वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाता है। और अगर आप इन कंपोनेंट्स को वेक्टर की शक्ल में लेते हैं, आप देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करें तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है। तो ये बेसिकली ये कंपोनेंट है और एक्स एक्सिस। ये जो कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस बना है, ये एक तरह से इस वेक्टर की एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन है। और ये जो वेक्टर बना है, इसको अगर मैं पैरेलल यहाँ बनाऊं तो आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये वेक्टर बनेगा ना। तो ये इस वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस है। तो प्रोजेक्शन से किसी भी लाइन पर प्रोजेक्शन लेनी हो या किसी एक्सिस पर, तो आप क्या करते हैं, उस वेक्टर की टिप से उस लाइन या एक्सिस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद उस वेक्टर के नीचे जो चीज़ बनती है, मतलब हमने अगर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वेक्टर इसके नीचे जो हिस्सा बनता है वो ये वाला आता है, जो उस लाइन के ऊपर हो, जिस लाइन पर आपने कंपोनेंट लेना है या जिस लाइन में प्रोजेक्शन है उसके नीचे नीचे हो, और उस वेक्टर के बिल्कुल बीनीथ आए उस लाइन के ऊपर। तो ये से ऐसे समझ लें कि अगर आप यहाँ एक बल्ब लगा दें तो उस बल्ब का तो इस वेक्टर का जो साया बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर वो ये वाला बनेगा ओरिजिन से लेके यहाँ तक। तो ये जो साया है यही प्रोजेक्शन है, ठीक है। इसको अगर हम सिर्फ लेंथ ले लें तो ये स्केलर प्रोजेक्शन कहलाती है। अगर हम इसका ये वेक्टर ले लें ओरिजिन से यहाँ तक तो ये वेक्टर प्रोजेक्शन कहलाता है। और दूसरे लफ्ज में हम इसे यूँ भी कह सकते हैं कि हाँ, कि ये एक तरह से यूँ समझ लें कि इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन वो इस वेक्टर की प्रोजेक्शन है। अगर आप स्केलर लेंगे तो स्केलर कंपोनेंट कहलाएगा, वेक्टर लेंगे तो वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर प्रोजेक्शन कहलाती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मसलन आप अगर आप जानते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा भी है कि वेक्टर ए का अगर आप आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो आपको ये क्या मिलता है, ये आपको उस वेक्टर का पहला कंपोनेंट A1 मिलता है। इस तरह से ए डॉट आई क्या आता है, ये आपके पास A1 आता है। तो A1 जो है बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए की एक्स एक्सिस पर स्केलर प्रोजेक्शन। वेक्टर ए की, क्योंकि आपने यहाँ आई में क्या लिया हुआ, आपने यूनिट वेक्टर लिया हुआ है। जिस जिस डायरेक्शन में आपने इस वेक्टर पर आपने प्रोजेक्शन लेनी है या जिस वेक्टर को लोग आपने कंपोनेंट लेना उसका यूनिट वेक्टर ले ले तो ये आ जाता है। अब अगर मुझे ए डॉट, अगर मुझे वेक्टर ए का कंपोनेंट अलॉन्ग बी लेना हो, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, मैं क्या करूँ, ए डॉट बी के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो ले लूँ। बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, वो बनेगा बी वेक्टर ओवर बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर ओवर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एक तरह से मेरे पास आएगा कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो इसको मैं यूं कह लेता हूँ, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। यहाँ पर जो A1 था इसे आप कह सकते थे कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ आई। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज बनी। तो ये देखिए ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, जैसे ऊपर आप ये ए डॉट आई लेते हैं
तो उसी जिस तरह से एक्स एक्सेस के अलावा आप कंपोनेंट लेते हैं या वाई एक्सेस के अलावा कंपोनेंट लेते हैं तो आप ए डॉट जे ले लेते हैं, वाई जी एक्सेस के अलावा कंपोनेंट लेना हो तो आप ए डॉट के ले लेते हैं। अब मैंने अगर जनरल कंपोनेंट लेना हो यानी किसी भी वेक्टर ए का किसी भी दूसरे वेक्टर बी के अलावा कंपोनेंट लेना हो, उसका क्या तरीका है, वो उस वेक्टर का जिसके अलावा कंपोनेंट लेना है उसके अलावा यूनिट वेक्टर बना के उसके उसका डॉट प्रोडक्ट ले लूँ। ये तो मैंने आपको जो आपका प्रीवियस नॉलेज था उसकी हेल्प से डायरेक्टली बता दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं कि हम ये प्रोजेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। तो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट वही सिंपल है, ये वेक्टर आपके पास एक ए है, फर्स्ट करें ये वेक्टर आपके पास बी है, यानी पी आर बी वेक्टर और पी क्यू आपका ए वेक्टर है। अब आप बी का कंपोनेंट बी की प्रोजेक्शन ए पर लेना चाहते हैं, आप क्या करें, बी की टिप से ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अब ये जो बी का फुट है, टेल है, टेल से लेके इस परपेंडिकुलर के फुट तक ये जो लेंथ बनती है ये वेक्टर बी की प्रोजेक्शन स्केलर प्रोजेक्शन अलोंग ए है। अगर आप इस पे एरो लगा लें ये वेक्टर बी की वेक्टर प्रोजेक्शन है अलोंग ए। तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ मैंने आपको दिया था। तो ये उसने यहाँ भी बता दिया कि आपके पास हाँ, तो ये था कि ये वेक्टर ए और बी के दौरान एंगल 90 से छोटा है। अगर एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो आपका वेक्टर जो है वो बी वो इस तरफ हो जाएगा, ए इस तरफ हो जाएगा। ऐसे सूरत में आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो वेक्टर ए की अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे सूरत में आपकी प्रोजेक्शन ये बनेगी। तो लेंथ तो यही आएगी, लेकिन जब आप इसका वेक्टर की शक्ल लेंगे तो उसका डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो बहरहाल अगर एंगल 90 से बड़ा हो तो फिर प्रोजेक्शन हम इस तरह से लेते हैं, 90 से छोटा हो तो हम इस तरह से लेते हैं। अब आप देखें ज़रा, तो इनफैक्ट प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ये कंपोनेंट अगर आप स्केलर लेते हैं तो स्केलर प्रोजेक्शन है, वेक्टर लेते हो तो वेक्टर प्रोजेक्शन है। अब आप यहाँ से देखें, अब आप इसे एक और तरह से भी देख सकते हैं, मसलन ए डॉट बी आपने लिया, ये ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा आया। अब यहाँ से आप ए मैग्नीट्यूड अलग कर लें और बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा को अलग कर लें। अब बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा क्या चीज़ है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये आप यहाँ से अगर आप इसको कहें कि ये आपके पास राइट ट्राइंगल है, ये वाली देखें, ये एंगल आपके पास थीटा आ गया। आप ट्रिग्नोमेट्री से भी देख सकते हैं, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, सिर्फ लेंथ की बात करें ये परपेंडिकुलर है। आप जानते हैं बेस की लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की लेंथ ये बराबर कॉस थीटा होता है ना, ठीक है। तो अगर आप हाइपोटे और बेस किसके बराबर होगी, हाइपोटेन्यूज की लेंथ इनटू कॉस ऑफ थीटा। ये जो पी से लेके एस तक का फासला है ये किसके बराबर आ जाता है, फिर ये बेस की लेंथ आप जानते हैं बराबर होती है हाइपोटेन्यूज की लेंथ इनटू कॉस ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर आप जानते हैं ये लेंथ कितनी होती है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ इनटू साइन थीटा। ये साइन थीटा से बनती है, कॉस थीटा से बनती है। यूं पी से लेके एस तक की जो लंबाई है ये बी मॉड कॉस थीटा बनती है। ये बी मॉड कॉस थीटा को और इसी लंबाई को हमने क्या कहा है, हमने इसे स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए कहा है। तो यूं आप इस बी मॉड कॉस थीटा की जगह इस लिख सकते हैं, दिस इज कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लें, ए मॉड से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा तो ए डॉट बी ओवर ए हो जाएगा। एक तरह से आपने बी मॉड कॉस थीटा क्या बनाया है, दिस इज कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, जैसा कि ज्योमेट्री से भी हमने देखा। और ये किसके बराबर आया है, ये ए डॉट बी और जो बी मॉड कॉस थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हम जानते हैं ये ऊपर जो किया इसी से ही ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड, और यहाँ से ए मैग्नीट्यूड स्केलर है, इसे आप ए के नीचे लगा लें तो ये आपका ए का लॉन्ग यूनिट वेक्टर बन गया। तो हम ले रहे थे कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ये देख लें ये बी डॉट यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बन गई। वही इंटरप्रिटेशन जो मैंने पहले आपको बताई है। तो ये जो आपके पास स्केलर कंपोनेंट है आप इसे दो तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। एक ये कि जिस डायरेक्शन में आपने लेना है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लेके इस वेक्टर बी से उसका डॉट प्रोडक्ट बना लें, तो ये भी आपको कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग देगा। और दूसरी सूरत ये है कि आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके उसे कोसाइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी आपको कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए देगा। यानी ये दोनों जो एक्सप्रेशन है दोनों ही आपको कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए देते हैं। ये नीचे उन्होंने इसको बना दिया कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए ये। तो चूंकि हम एंगल के चक्कर में नहीं पड़ते,
ए डॉट बी हम अलजबरा से फाइंड करते हैं, इस वजह से हमने कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए को इस शक्ल में लिखा है, वरना आप कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए ये भी कह सकते हैं, बी मॉड ए बी मॉड इंटू कॉस थीटा, ये भी कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए है, लेकिन इसके लिए आपके पास एंगल पहले से नोन होना चाहिए। तो और अगर वेक्टर प्रोजेक्शन लेनी हो तो इसके साथ इसकी डायरेक्शन लगा दें, तो चूंकि ये जो कंपोनेंट है वेक्टर ए के अलॉन्ग है, इसलिए अगर आप वेक्टर ए अगर आप इसे वेक्टर बनाना चाहें तो आप इस लेंथ के साथ वेक्टर ए की डायरेक्शन लगा देंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह से ये जो ए डॉट बी और ए था, इसके साथ सिर्फ आप ए की डायरेक्शन लगा दें। ए की डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर ए और इट्स मैग्नीट्यूड, ये साथ लगा दिया, ये वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बन गई। और इसको मजीद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाती, नीचे ए मॉड मल्टीप्लाई ए मॉड स्क्वायर हो जाता है। बहरहाल ये आपके पास वेक्टर प्रोजेक्शन का फार्मूला बन जाता है। तो अब वेक्टर प्रोजेक्शन पर क्या चीज़ है, ये स्केलर प्रोजेक्शन के साथ वेक्टर ए के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर वो मल्टीप्लाई कर दें, आपके स्केलर वेक्टर प्रोजेक्शन बन जाती है। अब ये इन जनरली आप ये फार्मूला याद रख लें, ए डॉट बी और ए मॉड और ए डॉट बी और ए मॉड स्क्वायर इनटू ए। तो अब एग्जांपल 6 है, फाइंड द स्केलर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑनटू ए। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, नोट करें, आपको ए डॉट बी चाहिए दोनों में और ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, ये दो चीज़ें चाहिए आपको कंप्यूट करने के लिए। ये जिस वेक्टर को लॉन्ग कंपोनेंट लेना है, ये जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेनी है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो आपने हमें ए पर प्रोजेक्शन लेनी है, ए का मैग्नीट्यूड ले लिया और ए डॉट बी लेकर रख लें ये, तो उसके बाद ए डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर दें, एक कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, दूसरे ऑफ स्केलर प्रोजेक्शन आ गई। और अगर आप इसके साथ ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बना लें और साथ वेक्टर ए लगा लें, आपकी वेक्टर प्रोजेक्शन बन जाती है। अब हमें इसका फ़ायदा क्या है, इसके में बहुत सारे फ़ायदे हैं। मसलन आप जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो आपके पास होता है डब्ल्यू जो है, ये वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर होता है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है। तो हमारे पास इन जनरल जो वर्क डन होता है वो एफ डॉट डी होता है, एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट। अब अगर तो एफ और डी आपस में पैरेलल हो, इनके दरमियान एंगल 0 हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो वर्क डन है वो होता है एफ का मैग्नीट्यूड यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस आ जाता है। ये तो सिंपल है, लेकिन अगर ये पैरेलल ना हो तो फिर आपके पास इन दोनों के दरमियान एंगल हो, जैसे ये सूरत बनी है, डिस्प्लेसमेंट इधर है ये वाला पी क्यू और फोर्स ये वाली एफ है, और आपको आप इस फोर्स से ये वर्क कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी चीज़ को रस्सी से बांध के रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी का एक सिरा ज़मीन पर दूसरा आपके हाथ में होता है, वो जो तिरछा होता है तो वो चीज़ ज़मीन पर चल रही होती है, यानी फोर्स आप रस्सी के अलॉन्ग लगा रहे हैं और चीज़ जो वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है। तो ऐसी सूरत में हम वर्क डन कैसे लेते हैं, तो ऐसी सूरत में वर्क डन फोर्स के सिर्फ उस कंपोनेंट से होगा जो कंपोनेंट अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। एक तरह से हम उस फोर्स की एफ की प्रोजेक्शन लेते हैं ऑन हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड पर, तो जो प्रोजेक्शन एफ की बनेगी वो बेसिकली वर्क करेगी। तो फिर हम वर्क डन कैसे लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। तो एफ की जो प्रोजेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर वो क्या बनेगी, वो बनेगी एफ मॉड कॉस थीटा, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। इस तरह से वर्क डन हमारे पास फिर क्या बनेगा, वो एफ मॉड कॉस थीटा और साथ ये डिस्प्लेसमेंट, और इनफैक्ट ये एफ डॉट डी ही है। सिर्फ ये है कि हमने यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट है उसके एक हिस्से को एक खास नज़र से देखा है और उस नज़र से देखने से हमने उसको प्रोजेक्शन करार दे दिया, वरना ये देखें ये सारा कुछ इनफैक्ट ये सारा क्या है, ये एफ डॉट डी ही है। लेकिन इसके अगर मैं जनरल डेफिनेशन लूँ, एफ मॉड इंटू डी मॉड इंटू कॉस ऑफ थीटा बनता है। तो ये जो एफ मॉड इंटू कॉस थीटा था, इसको हम पहले एफ के डी पर प्रोजेक्शन कह चुके हैं। इस वजह से हम इतने हिस्से को यानी यहाँ से लेके ये जो हिस्सा है इतना, ये वाला ये इतना हिस्सा एफ मॉड कॉस थीटा, ये हमारी प्रोजेक्शन बन गई मल्टीप्लाइड बाई डी मॉड। तो बहरहाल ये है कि वर्क डन, इसका मतलब ये है कि हमारा जो वर्क डन कंप्यूट हो रहा है वो इनफैक्ट प्रोजेक्टेड फोर्स की हेल्प से कंप्यूट हो रहा है, यानी असल फोर्स जो वर्क कर रही है
वो पूरी फोर्स एफ नहीं है, बल्कि उसकी प्रोजेक्शन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर जो वर्क कर रही है। इसी वजह से प्रोजेक्टेड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की लेंथ आई है। तो बहरहाल इस तरह से ये आपके पास इसकी एप्लीकेशन आई। ऐसे ये एक वैगन है जिसे इस एक एंगल 35 डिग्री के साथ ये एक उसका हैंडल है जिससे उसे खींचा जा रहा है। अब ये वैगन हॉरिजॉन्टली मूव करती है, फोर्स इस हैंडल को अलॉन्ग लग रही है, तो जाहिर है कि जो वर्क डन होगा वो फोर्स के उस कंपोनेंट्स होंगे जो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रही है, और वो कौन सी होगी, वो इस असल फोर्स की प्रोजेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन पर, हॉरिजॉन्टल इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर। ये उसी तरह से एफ डॉट डी से ही आएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल ए का है, उसमें भी यही बात है। ये आपके पास एक फोर्स है एफ है और उससे एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक पॉइंट पी से क्यू की तरफ। आपको वर्क डन फाइंड करना है, तो पहले आप पी से क्यू की तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएंगे और फिर आप उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के एफ के साथ डॉट पॉइंट लेंगे, तो उससे आपके पास वर्क डन आ जाएगा। तो इस तरह से वर्क डन आपको कैसे मिलता है, उसमें इनफैक्ट आपके पास प्रोजेक्टेड फोर्स यूज होती है। हम कैलकुलेशन मैथमेटिकली तो ठीक है, हमने एफ डॉट डी ले लिया, लेकिन उसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो प्रोजेक्शन के बगैर हमारा क्लियर नहीं होता, लेकिन प्रोजेक्शन की हेल्प से वो आसानी से क्लियर हो जाता है। इस तरह से ही हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। होमवर्क आपको इसको बताया हुआ है मैसेज में पहले से, तो आप इसको होमवर्क करेंगे। अभी थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, तो क्योंकि हम पीछे भी जा रहे हैं, हम थोड़ा सा ये डिस्केलर प्लॉट का भी टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्रॉस प्लॉट का फिर हम आगे जाएंगे। तो क्रॉस प्लॉट जो है वो आप जानते हैं कि ये दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट कि दो के खुदा तो खुद वेक्टर बनता हो, हम उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये आपके पास फर्ज करें एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, हम इससे क्रॉस प्रोडक्ट जो डिफाइन करते हैं, ये हम इस पैटर्न, ये हमारी डेफिनेशन ये है, हम इस तरह से उसे डिफाइन करते हैं। अब ये बात ये आया कैसे है, ये बेसिकली हमारे पास इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट तो है वो हमारे पास अगर दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हों, तो हम एक ऐसा वेक्टर बनाना चाहते हैं जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि उन दो वेक्टर से बनने वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब ये है कि सी जो होगा ये ए के साथ भी ऑर्थोगोनल होगा और ये सी बी के साथ भी ऑर्थोगोनल होगा। अगर इससे ऑर्थोगोनल होना है सी ने ए के साथ, तो फिर ए डॉट सी जीरो होगा, और अगर इस सी ने बी के साथ ऑर्थोगोनल होना है तो फिर बी डॉट सी भी जीरो होगा। तो डॉट पर लेना हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्चुअली हमारा इसमें टारगेट ये, अगर हम ये वेक्टर ए और बी दिए तो हमने सी कैसे बनाना है, यानी हमें C1 C2 C3 हमारे तीन अननोन है जो कि हमें ढूंढने हैं। तो इनको ढूंढने का तरीक़ाकार क्या होगा, हम अपने वो शर्त बनाते हैं कि हम इसे किस बुनियाद पर ढूंढते हैं। तो हमारी दो शर्तें हमने बना ली। पहली ये कि ये वेक्टर सी को एक ऑर्थोगोनल होना चाहिए, यानी ए डॉट सी जीरो। दूसरी है कि सी डॉट बी जीरो होना चाहिए। तो दो कंडीशन तो हमारी इस तरह से आ जाती हैं। अननोन हमारे तीन है, इक्वेशन हमारे पास दो है, तीसरी इक्वेशन हम आगे जाके बनाएंगे कि हम उसे कैसे करते हैं। तो बहरहाल अब ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, तो आप इसमें से इसमें से C3 को आप एलिमिनेट, दो इक्वेशंस की हेल्प से आप जानते हैं आप एक वेरिएबल एक अननोन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, पहली इक्वेशन को C3 को हमने एलिमिनेट करना है, पहली को B3 से मल्टीप्लाई करें, दूसरी को A3 से मल्टीप्लाई करके इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास ये इक्वेशन मिल जाती है। अब इक्वेशन 3 की जनरल फॉर्म ये है, ये जो एक्सप्रेशन C1 के साथ है इसे आप अगर P का नाम दे लें और C2 के साथ जिसे आप अगर Q का नाम दे लें, एक तरह से ये PC1 प्लस QC2 इक्वल टू 0, ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब हमें P और इसके लिए चाहिए कि हम इनको किस C1 C2 कैसे चूज़ करें कि हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। एक ऑप्शन यहाँ ये भी है, आप C1 C2 ऐसा चूज करें कि ये आपस में कैंसिल, PC1 और QC2 एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स बन जाए ताकि ये कैंसिल हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप C1 अगर Q ले लें तो C2 को माइनस P ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे।
इस तरह से C1 ये चूंकि हमारे पास जो Q है वो ये वाला है जो C2 के साथ है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इसको एज इट इज C1 हमने क्यों कहा ना, इसको एज इट इज लेके इसे C1 की वैल्यू बना दें और ये जो एक्सप्रेशन से माइनस से मल्टीप्लाई करके इसे C2 कह दें, ये हमारा C1 और ये C2 आ गया। C3 हम जो है वो कैसे लेंगे, जो हमने यहाँ से ये C1 C2 की वैल्यू इनमें से किसी भी एक डाल के वहाँ से C3 की वैल्यू फाइंड कर ले तो ये आती है। अब इससे आपके पास C1 C2 C3 जो वेक्टर था वो ये बन गया, ये C1 की वैल्यू आ गई, ये C2 की वैल्यू आ गई और ये C3 की वैल्यू आ गई। तो अब हम डिफाइन यूँ करते हैं, हम कहते हैं ये जो वेक्टर बना है ये A और B का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो चूंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके लिए उसके लिए वेक्टर होना ज़रूरी है, तो देखिए इसके 3 कंपोनेंट से वेक्टर भी बन गया है और हमने इसको बनाया इस बुनियाद पर है कि ये वेक्टर A और B दोनों के ऑर्थोगोनल है। बहरहाल तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसमें यह है कि ये जो हमने डेफिनेशन दी है ये वाली क्रॉस प्रोडक्ट वाली, इसको इसका एक आसान तरीका ये भी कि हम इसे डिटर्मिनेंट की हेल्प से लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी सारी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 3/3 का, इसे अगर आप एक्सपेंड करें पहले कॉलम की हेल्प से तो ये बनता है A1 इंटू दिस, A2 इंटू दिस, A3 इंटू दिस। और अगर आप इसका ये जो कंपोनेंट है ये वाला B2, हाँ इस डिटर्मिनेंट को अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो आप यहाँ से ओके ये A आ गया, ये B आ गया। हाँ ये आप अगर A क्रॉस B लें, A क्रॉस B, तो हम फिलहाल इसको इस पैटर्न पर लिखते हैं। अगर आप इसका जो पहला कंपोनेंट था A क्रॉस B का ये वाला, अगर आप इसे देखें तो ये हम इसको पहला इसको हम यूं भी लिख सकते हैं C1i प्लस C2j प्लस C3 के, ये जो C1 की वैल्यू बनती है इसे आप देखें तो इस डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखा जा सकता है। ये डिटर्मिनेंट कंप्यूट करें A2 इंटू B3 माइनस B2 C3 A3, तो ये C1 की वैल्यू बनती है। इसी तरह से इसको आप कंप्यूट करें A1 B3 माइनस A3 B1, ये माइनस C2 बनता है और चूंकि ये माइनस का साइन लगा है तो माइनस हमें सेपरेट करना पड़ेगा और ये आपका C3 बनता है। इस तरह से ये जो C1 C2 C3 थे उसकी वैल्यू उस शक्ल में याद रखना मुश्किल है, लेकिन इस शक्ल में याद रखना आसान है। तो A क्रॉस B देखें तो एक तरह से आपके पास ये बन गया है A क्रॉस B। इसे हम मज़ीद डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखना चाहें आप I J और K को यहाँ लिख दें और A1 A2 A3 को यहाँ लिख दें, B1 B2 B3 यहाँ लिख दें। इसी डिटर्मिनेंट को अगर आप एक्सपेंड करें तो वो ये वाला बन जाता है। इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट को याद रखने का आसान तरीका ये है कि हम उसे डिटर्मिनेंट की शक्ल में याद रखते हैं। I J K लिख लिया, पहले वेक्टर A का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर B का कंपोनेंट, इस तरीके से हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट बनता है ये A क्रॉस B कहलाता है। तो अब ये है कि एग्जाम्पल के A क्रॉस B कैसे फाइंड करते हैं। ये वेक्टर A है 1 3 4, ये B आ गया, A क्रॉस B आपके पास ये डिटर्मिनेंट आ गया, इसे आप एक्सपेंड कर लें तो ये आपके पास वेक्टर बन जाता है। तो इसी तरह से अब आप जानते हैं अगर आप एक के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वो जीरो आना चाहिए। अब इसका प्रूफ है कैसे जीरो आता है। A क्रॉस A लें तो ये पहले ये रो भी एक ही कंपोनेंट्स होंगे, तीसरी रो में भी एक ही कंपोनेंट्स होंगे और हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के दो रो ये दो कॉलम एक जैसे हो जाए तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। लिहाजा ये सारा डिटर्मिनेंट जीरो हुआ, ये जीरो वेक्टर आ गया, इट मीन्स कि A क्रॉस A जीरो है। तो यहाँ से पता चला कि किसी वेक्टर का अपने आप से क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वो जीरो हो जाता है। सर जी ये ज्योमेट्री के जरिए थोड़ा सा समझा दें सर। किसका? A क्रॉस A इज इक्वल टू 0 सर कैसे होता है, अब बेटे ये, डायग्राम से ज्योमेट्री के हाँ जरिए। ये ग्राफ से आगे बताऊंगा, ये आगे बताऊंगा। अभी आप इसको अलजेब्राइकली देख लें कि अलजेब्राइकली A क्रॉस A जो जीरो हो गया है। अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अच्छा उसमें ये है कि आपके पास A क्रॉस B की डेफिनेशन क्या है। A क्रॉस B के लिए आपने एक बात कही है, A क्रॉस B ऐसा वेक्टर है जो A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा तो
ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशन है। अब ये थ्योरम की शक्ल में आता है, वेक्टर ए क्रॉस बी इज ऑर्थोगोनल टू बोथ ए एंड बी। पीछे डॉट प्रोडक्ट में भी हमने एक थ्योरम बनाया था, वो थ्योरम बेसिकली दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल से रिलेटेड था, एंगल बताता था। ये थ्योरम जो है ये दोनों वेक्टर्स के दरमियान ऑर्थोगोनैलिटी बताता है। ए क्रॉस बी आपस में सॉरी कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो ए और बी के ऑर्थोगोनल है, दोनों के ऑर्थोगोनल है। तो वैसे तो इसको जो है हम ऑर्थोगोनैलिटी का आसान तरीका क्या है कि आप जानते हैं दो वेक्टर ऑर्थोगोनल और उनके डॉट प्रोडक्ट जीरो। ए क्रॉस बी का ए के साथ भी डॉट प्रोडक्ट ले लें, देखें जीरो आता है या नहीं, और ए क्रॉस बी का बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट ले लें और देखें जीरो आता है या नहीं। अगर जीरो आ जाए तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। वैसे हमने पीछे ए क्रॉस बी का डिज़ाइन ही ऐसा बनाया है तो वो ए और बी दोनों के ऑर्थोगोनल था, लेकिन यहाँ अलजेब्रा के लिए हम उसे प्रूव भी कर रहे हैं। ए क्रॉस बी डॉट ए ले लें तो ए क्रॉस बी के कंपोनेंट्स जो हैं वो आप जानते हैं कि वो कंपोनेंट्स आपके पास ये वाले हैं। ए क्रॉस बी के कंपोनेंट्स जो C1 C2 C3 थे और उनको हमने डिटरमिनेंट की शक्ल में लिखा होता है, इसलिए यहाँ से डिटरमिनेंट की शक्ल में लिख दिया। ये C1 है डिटरमिनेंट की शक्ल में, ये C2 है, ये C3, ये माइनस C2 चूँकि ये बीच में माइनस का साइन लगाया हुआ। तो अब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके इसे खोल लें तो आपके पास ये जीरो आ जाता है। इस तरह से ए क्रॉस बी का ए से डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, ऐसे बी के साथ आप लेंगे वो आप खुद बता सकते हैं तो वो जीरो आता है। तो इस तरह से ये ऑर्थोगोनैलिटी आ गई। अब हम आते हैं इनके जो है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन की तरफ। ए क्रॉस बी हम कैसे लेंगे, यानी उसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे। अब उसके लिए ये है, आपके पास ये एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है। आपको पता है दो वेक्टर मिल, ये दो लाइनें मिलके जो ओवरलैपिंग ना हो वो मिलके प्लेन बनाते हैं। आप अपनी जो है हाथ की कोई भी दो उंगलियां खोल के देखें तो आप उनके ऊपर हाथ रखेंगे, दो उंगलियां खोलें और उनके ऊपर आप मैंने अपनी वीडियो ऑन की है। आपको ये मेरे हाथ नजर आ रहे होंगे, ये मेरे पास ये मेरी दो उंगलियां हैं ना, ये दो वेक्टर बन गए। इनके ऊपर अगर मैं अपना हाथ रख दूं ये वो प्लेन है जो इन दोनों लाइनों में से पास कर रहा है। अब जो इन दोनों वेक्टर्स का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो इस प्लेन पर नॉर्मल होगा, इस डायरेक्शन में। अब नॉर्मल हमने कैसे डिटरमिन करना है कि नॉर्मल, अब ये नॉर्मल इधर भी हो सकता है और ये नॉर्मल इधर भी हो सकता है। अगर मैं इन दो वेक्टर्स पर जो परपेंडिकुलर लेता हूँ, अगर मैं इधर लूँ तो वो इसके साथ भी, इसके पहले वेक्टर के साथ भी 90 का एंगल बना रहा है, दूसरे के साथ भी 90 का एंगल बनाता है। अगर मैं इसको यूं लूँ तब भी ये दोनों के साथ 90 का एंगल बनाता है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये मेरा जो वेक्टर है ए क्रॉस बी ये इस रुख पर होगा या इस रुख पर होगा। तो इसका तरीका ये है कि आप एक वेक्टर को ए कह लें, मसलन ये वेक्टर मेरे पास ए है, ये वेक्टर मेरे पास बी है। तो अगर जो पहला वेक्टर है उससे आप दूसरे वेक्टर की तरफ आप अपनी उंगलियां घुमाएं। ये अगर ए है ये वाला और ये बी है तो ए से बी की तरफ आप उंगलियां घुमाएंगे तो आपकी ये उंगलियां घूमेंगी। और तो जो आपका जो ए से बी की तरफ, ये ए से बी की तरफ उंगलियां घूमी और ये थंब ऊपर जाता है, तो ये थंब आपका ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है। बहरहाल यहाँ पर भी आप इसका राइट हैंड रूल से लेंगे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अब ए क्रॉस बी की आपको डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या करें, ए से बी की तरफ आप अपने राइट हैंड साइड, ये देखिए ये राइट हैंड साइड, इसकी उंगलियां घुमाएंगे ए से बी की तरफ, तो आपका जो थंब होगा ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएंगे, ये ऊपर है। अगर आप बी क्रॉस ए लेना चाहते हैं तो फिर आपका जो डायरेक्शन है एंगल की वो ये वाली हो जाएगी, और ऐसी सूरत में आप जो उंगलियां घुमाएंगे वो बी से ए की तरफ घुमाएंगे, तो आपको ये अपना हाथ उल्टा करना पड़ेगा और थंब नीचे की तरफ चला जाएगा। तो जब अगर बी क्रॉस ए लेंगे तो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, इसकी अपोजिट होगी। अगर आप ए क्रॉस बी लेते हैं तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ होगा। तो ये जो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ वेक्टर है इसकी डायरेक्शन को फर्ज करें हम एन कह देते हैं, तो ये एन वेक्टर ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है। और ये एन कैसा वेक्टर है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी से बनने वाले जो प्लेन है उसके ये परपेंडिकुलर है या ये उसके ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन का तरीका आ गया। ये बेसिकली हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। और यहाँ से आपको ये भी पता चल गया ए क्रॉस बी की डायरेक्शन
और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन में क्या फर्क है। अच्छा, अब रहा मसला इनके डायरेक्शन तो हमने बता दी ए क्रॉस बी की, और रहा इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो है वो पहले हम इसका जो है मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास एक आसान तरीका भी है। ये हम थ्योरम की शक्ल में उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल, ये थ्योरम है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताने के लिए आपको थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो थीटा आप ए डॉट बी से फाइंड कर सकते हैं, यानी पहले डॉट पर से एंगल फाइंड कर लें, फिर ये वाला फार्मूला लगा के आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसका प्रूफ है पहले कि ये किस तरह से होगा। ए क्रॉस बी आपके पास ये उसी तरह से ए क्रॉस बी है, इसको दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। हमें प्रूव ये करना है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इसका बराबर है। तो ए क्रॉस बी जो है, हाँ ये आप पहले बना चुके हैं ना, डिटर्मिनेंट की हेल्प से वेक्टर बनाया हुआ है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर ले लें। आपके पास यार आप ए क्रॉस बी पीछे लिखा था C1i प्लस C2j प्लस C3 के, तो आप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। ये आपकी C1 की वैल्यू है, ये C2 की वैल्यू, ये C3 की वैल्यू है। ये लिख के आपने उसे सिंप्लीफाई किया, उसके बाद आपने थोड़ा सा इसे रीअरेंज किया है, एक्सप्रेशन बनाए हैं। तो ये चीज़ आप देखें तो ये ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये चीज़ बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और माइनस ये जो चीज़ है ये ए डॉट बी का स्क्वायर है। और ए डॉट बी का स्क्वायर आप जानते हैं वो होता है ए मैग्नीट्यूड, हाँ ए डॉट बी स्क्वायर, ए डॉट बी आप जानते हैं ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है। ये स्क्वायर लेंगे तो तीनों का स्क्वायर हो गया। यहाँ से ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्रोडक्ट यहाँ से कॉमन ले ले, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर आपके पास इस स्क्वायर के बराबर आ गया, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये फार्मूला बन जाता है। इस तरह से हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या बन गया, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और आप यहाँ से ये आसानी से देख सकते हैं, अगर ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो जाएं तो फिर एंगल जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो जीरो होता है, ऐसे सूरत में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। और एंगल के पैरेलल होने जीरो होने का मतलब दोनों वेक्टर ओवरलैपिंग बन गए। जब दोनों वेक्टर ओवरलैपिंग बन गए अब वो दोनों वेक्टर मिलकर प्लेन नहीं बना सकते, वो मिलके सिर्फ एक सिंगल लाइन बनाएंगे। तो लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है तो आप किसी भी रुख पर बना सकते हैं, वो परपेंडिकुलर यूनिक नहीं रहेगा, वो हर रुख पर जा सकता है। इस तरह से आपका जो ए क्रॉस बी है, एक तरीके वो जीरो वेक्टर बन गया, और जीरो वेक्टर की डायरेक्शन आप जानते हैं कि वो हर डायरेक्शन बन सकती है। तो बहरहाल ये है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये एक तरह से टेस्ट बन सकता है कि दो वेक्टर्स को पैरेलल होने को टेस्ट करना हो, आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, अगर जीरो हो जाएगा तो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, और ऑर्थोगोनैलिटी टेस्ट करनी हो तो उसकी डॉट प्रोडक्ट है। तो बहरहाल ये इसके बाद क्रॉली है इसकी, टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। और ये आप पीछे उसमें डाल के वो पिछले रिलेशन में डाल के इसे प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद इसकी एक ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी है कि आपके पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, आप इनसे पैरेललोग्राम बना लें, और फिर इस बी वेक्टर की टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस ए पर। आप जानते हैं ये इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कंपोनेंट है ये वाला इतना, ये एक तरह से बी की स्केलर प्रोजेक्शन है ए पर ना, बी की ए पर स्केलर प्रोजेक्शन है। आप जानते हैं ये क्या लेंथ क्या बनेगी, बी मॉड कॉस थीटा बनेगी, और ये वाली जो लेंथ है ये बी मॉड साइन थीटा बनती है, और ये एक तरह से पैरेललोग्राम की हाइट बनती है। तो इस पैरेललोग्राम के एरिया आप जानते हैं क्या आता है, वो एक साइड की लेंथ और ये हाइट, इसकी हाइट बन गई बी मॉड साइन थीटा, और इसकी एक साइड ये जो लेंथ है ये बन गई ए। इस तरह से ए को बी मॉड साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पैरेललोग्राम के एरिया आ जाता है। इस मीन्स ए इज इक्वल टू ए का इस साइड की लेंथ ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ गया। और ये बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। यूँ आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन की आ गई, दो वेक्टर्स ए बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपको, अगर आप उन दोनों वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड्स बना के एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लें तो उसका एरिया मिलता है। ये वेक्टर ए और बी है, उनको एडजेसेंट साइड बना के दोनों की टिप एक जगह रख लें, उनको खींच लें, उनसे फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें,
इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा, वो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आएगा। इस तरह से ये आपके पास इसकी न्यूमेरिक इंटरप्रिटेशन भी आ गई। तो ये और जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली इस वेक्टर की लेंथ है। यहाँ लिख दे द लेंथ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय ए एंड बी। अब ये एग्जांपल 3 में आप देख लें, एग्जांपल 3 में उसी तरह से आपके पास तीन पॉइंट्स दिए पी क्यू और आर। तो इस तरह से आप एक पी से क्यू तक एक वेक्टर बना सकते हैं और पी से आर तक एक वेक्टर बना के आप पैरेलल उस पर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। पी क्यू वेक्टर बना लिया, पी आर वेक्टर बना लिया। वो ये कह रहे हैं कि फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट्स में से पास होने वाला जो प्लेन है उस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर बनाए। तो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे बनाएंगे, हम बेसिकली इन तीनों पॉइंट से दो वेक्टर बना लेते जो पैरेलल ओवरलैपिंग ना हो। वो कैसे, पी से क्यू तक एक वेक्टर बना लें और पी